करसा भाइयों राम राम। करसा भाइयों, आज आपने भी जानकारी देवा के लिए पधारा है डॉक्टर नरेश कुमार कुमावत, जो है चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद भारत सरकार और पूर्व अनुसंधान अधिकारी राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड नई दिल्ली। जैसा आप जानकारी लेला औषधीय पादपों की खेती में भारत सरकार को काय योगदान है। तो सबसे पहले तो आपा को स्वागत करा। राम राम साहब। सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारा किसान भाई ने बताओ कि औषधीय पादपों की जो खेती वचे भी का माने भारत सरकार को काय योगदान वचे। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो औषधीय पादपों की खेती और औषधीय पादपों के जो ए से लेकर जेड तक जितनी भी जानकारी है, जितनी भी जो कार्य हैं, वो सारे के सारे करने के लिए मेडिसिनल राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड जो आयुष मंत्रालय के भारत सरकार के अधीन आता है, उन्होंने राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड का 24 नवंबर 2000 में स्थापित किया गया था और वह औषधीय पादपों से संबंधित संपूर्ण कार्य को देखता है। साथ साथ वह कृषि विभाग, भारत सरकार के कृषि विभाग, वन विभाग और जितने भी जो खेती से संबंधित विभाग हैं, उन विभाग से मिल करके काम करता है, जिनमें मुख्यतः औषधीय पादपों के संरक्षण जो कंजर्वेशन कहते हैं, जो चाहे वन विभाग में हो चाहे वन विभाग से बाहर जो हम खेती करते हैं, उनको एक्स-सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। इसके अलावा रिसर्च जो हम अनुसंधान औषधीय पादपों में करते हैं, साथ साथ में जो अवेयरनेस है, जो जानकारी है औषधीय पादपों की, बच्चे से लेकर बड़ों तक पहुंचाना राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड का कार्य है। इसके साथ साथ में जो मार्केटिंग जो है, एक्चुअली जो आप सभी जानते हैं कि जो हम खेती करते हैं उसको बेचने के लिए जो एक मार्केट प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है, उसको भी व्यवस्था करना, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म देना, वो भी राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड का काम है। फिलहाल राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की 2 स्कीम्स काम कर रही है, जिसमें मेनली एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और एक नेशनल आयुष मिशन है। तो आप सभी किसान भाई हैं, तो आपके लिए नेशनल आयुष मिशन एक कारगर स्कीम है, जिसके 4 कंपोनेंट हैं नेशनल आयुष मिशन के, जिसमें 4th जो पार्ट है उसमें मेडिसिनल प्लांट की खेती के बारे में भारत सरकार सब्सिडी प्रदान करती है। और वह सब्सिडी है, वो सब्सिडी आपको 140 जो औषधीय पादप हैं उनकी जो लिस्ट है, वो लिस्ट राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के जो वेबसाइट है उस पर अवेलेबल है, जिसमें 60 से ज़्यादा जो मेडिसिनल प्लांट है उनको 30% जो अनुदान दिया जाता है। बाकी के जो 50 पौधे हैं उनको लगभग 50% अनुदान दिया जाता है। और जो हाईली थ्रेटन्ड, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हम कहते हैं, जैसे राजस्थान में गूगल होती है, कोमीफोरा मुकुल, 75% तक अनुदान भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। जो नेशनल आयुष मिशन है उसका लाभ लेने के लिए, उसके लिए क्या क्राइटेरिया, क्या मापदंड है, उसके लिए एक किसान भाई हैं, आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। और इसके साथ साथ में एक क्लस्टर रूप में, मतलब कम से कम 2 से ज़्यादा फार्मर्स आपस में मिलकर के खेती कर सकते हैं और आपके पास में 2 हेक्टेयर कम से कम ज़मीन होनी चाहिए। और यदि मान लीजिए छोटे छोटे यदि टुकड़ों में है तो वह 15 किलोमीटर रेडियस से ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि सभी किसान मिलकर के छोटा छोटा उत्पाद भी यदि आप इकट्ठा करेंगे, उसकी खेती करेंगे, तो ये बड़ा जो उत्पाद है, बड़े अमाउंट में, बड़ी मात्रा में आप उसका विपणन कर सकते हैं। आप नज़दीक जो मंडी है वहाँ पर बेच सकते हैं। और आपको बताएंगे कि अभी जो ई-चरक पोर्टल है उस पर आप ऑनलाइन, मतलब आप घर बैठे भी अपना सामान को, जो रॉ मटेरियल है, जो आपने उत्पाद निकाला औषधीय पादपों का, उसको बेच सकते हैं। बिल्कुल साहब। औषधीय पादपों की खेती के लिए अपने किसान भाई ने कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए? तो किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि जो एक सामान्य जो क्रॉप होती है, जो फसल होती है, वो गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, तो उनसे थोड़ा सा ये अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि औषधीय पादपों की खेती करने के लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है और औषधीय पादपों का चयन करना पड़ता है। सबसे पहले जैसे आप बीज का आपको चयन करना पड़ेगा। बीज के साथ साथ में आपकी खेती की जो मिट्टी है, जहाँ पे उगाना चाह रहे हैं, उसकी मिट्टी का भी आपको जांच करवानी पड़ेगी कि वो मिट्टी उस औषधीय पादप के अनुकूल है या नहीं है। तीसरी बात कि जो औषधीय पादप कौन सा आप चयन कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली समझ लीजिए आप जैसे एक कुटकी है, पिकोराइजा कुरो, जो हिमालय में उगती है, वो यदि आप राजस्थान में उगाएंगे तो वो नहीं उग पाएगी। इसके लिए आपको
हमारे जो राजस्थान की जलवायु है उसके अनुसार औषधीय पादप को चयन करना पड़ेगा। जैसे अश्वगंधा हो गया, हमारे यहाँ पर राजस्थान के अनुकूल जलवायु होती है, उसको आप आसानी से उगा सकते हैं। इसके साथ साथ में जो उसकी निराई हो गया, गुड़ाई हो गया, और जब हार्वेस्ट का जो टाइम आता है, कटाई का टाइम आता है, तो कटाई करते समय उनका विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे फसल के अनुसार एक विशेष बातें होती हैं, वो आपको प्रत्येक फसल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और उसके बाद में उनकी एक ग्रेडिंग होती है, मतलब उसका सफाई करना, और जितनी अच्छी वो क्लीनिंग होगा, साफ होगा, तो उसका अच्छा पैसा आपको मिल पाएगा। उसके बाद में जहाँ बेचने की बात आती है, तो इसको कहाँ बेचें, क्योंकि सभी किसान भाइयों के पास में एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि इसको कहाँ बेचें, क्योंकि गेहूं का, बाजरे का तो मंडी है, लेकिन मेडिसिनल जो प्लांट हैं, औषधीय पादप, उनकी मंडी का बहुत बड़ा सामने एक प्रॉब्लम्स आती है, समस्या आती है। तो इसके लिए जो भारत सरकार ने एक अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसका ऐप है ई-चरक, और उस पे आप अपना जो भी आप उत्पाद निकालो उसको आसानी से बेच सकते हैं। बिल्कुल साहब, मार्केटिंग विपणन के लिए भारत सरकार कौन सो ऐप बना रखी है और आपने किसान भाई के लिए वो कया लाभकारी है? हाँ, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने एक ई-चरक मोबाइल ऐप, जो आप अपने मोबाइल पे, मोबाइल के साथ साथ अपने अब लैपटॉप और जो आपके एंड्रॉयड फ़ोन है सभी के पास रहता है, उस पर आप प्ले स्टोर पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर औषधीय पादपों से संबंधित सभी जानकारी उस पर प्राप्त कर सकते हैं जी। कि जैसे आप सपोज कीजिए कि आपको अश्वगंधा की रेट जाननी है कि आपके नागौर की मंडी में या जयपुर की मंडी में या उदयपुर की मंडी में उसका क्या भाव चल रहा है, तो आप आसानी से घर बैठे उसका भाव का पता कर सकते हैं। तो ई-चरक ऐप पे आपको 100 से ज़्यादा जो औषधीय पादप हैं, 25 से ज़्यादा जो मंडियां हैं भारत में, उनकी जो रेट है वह 15 दिन से भारत सरकार अपडेट करती है, उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। और यह भारत भर के साथ साथ में जो विदेशों में भी हैं, जो हमारे जो नाइबरिंग कंट्री हैं, उनमें भी यह प्रचुरता से इसको देखा जाता है, लोकप्रिय है। और इसके साथ साथ में मान लो आपको इसकी जानकारी करनी है, जैसे एक ही अपन ने पौधे की चर्चा की थी, अश्वगंधा, तो अश्वगंधा को कैसे उगाना है, उसकी जिसको हम एग्रो टेक्निक्स कहते हैं, तकनीकी कैसे कहते हैं, उसका बीज कहाँ से मिलेगा, उसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, और मिट्टी के साथ साथ में उसकी कटाई कैसे होगी, उसकी गुड़ाई कैसे होगी, उसकी ग्रेडिंग कैसे करें, इसको कहाँ बेचें, संपूर्ण जानकारी है इस ऐप में आपको मिलेगी। तो ई-चरक, CHARAK, ई-चरक, ई चैनल ऑफ एरोमेटिक्स, रॉ मटेरियल्स एंड नॉलेज, ये इसका फुल फॉर्म है। और ई-चरक ऐप आप अपने मोबाइल में अपलोड करके संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल साहब, राजस्थान की जलवायु के अनुसार कौन सी औषधीय पादप उगाया जा सके? किसान भाइयों, आपको पता है कि जो आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और जो एलोपैथी मेडिसिन में जो एक्सट्रैक्ट, हर्बल मेडिसिन के नाम में जो दवाइयाँ आती हैं, वह जो 20 से 30% ही ऐसी रॉ मटेरियल है, कच्ची सामग्री है, जो खेती से प्राप्त होती है। बाकी तो हम कलेक्शन, जिसको संग्रहण कहते हैं, जो हमारे जो फॉरेस्ट है, वन है, वहां से प्राप्त की जाती हैं। तो आपको यह भी पता होनी चाहिए कि इस प्रकार जो हम मानसून सीजन स्टार्ट हो गया है, तो इसके साथ साथ में कुछ ऐसी औषधीय पौधे हैं जो आपको पता ही नहीं होगा, आप उनको उखाड़ के फेंक देते हैं। उनको आप कलेक्शन करके, उनको संग्रहण करके भी आप अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं कुछ औषधीय पादपों का नाम लूंगा, जैसे मोथा हो गया, साइप्रस रोटेंडस, वो आपके मूंगफली के खेतों के साथ में एक वीड्स जो खरपतवार के रूप में उग जाता है, उसको आप इकट्ठा करके अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ में जैसे और पौधे में बताऊं आपको, चिरमी हो गया, जैसे हमारे राजस्थान में बड़ा उग जाता है, जिसको एब्रस फ्रैक्टोरियस कहते हैं अपने जो वैज्ञानिक भाषा में। इसके साथ में जैसे अड़ूसा हो गया, वासा हो गया, सनाय हो गया। इसके साथ में जो इंद्रायण, जो गरमुंडा कहते हैं, इंद्रायण, जो औषधियों में बहुत कच्ची सामग्री के रूप में प्राप्त होता है। इसके अलावा गोक्षुर हो गया, बला हो गया, कटेरी हो गई, अश्वगंधा हो गया, सदाबहार हो गया, नीम गिलोय हो गया। इनको आप खेती के साथ साथ में संग्रहण करके भी अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ पौधे हैं, इनकी आप खेती भी कर सकते हैं और भारत सरकार से अनुदान भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं शुरुआत में बता रहा था कि जो आयुष मिशन है, उसमें जो 60 पौधे हैं लगभग, वो 30% अनुदान भारत सरकार देती हैं, जिसमें मुख्यतः आपकी चिरमी हो गया, मोथा हो गया, वासा हो गया, सतावरी हो गया, पुनर्नवा हो गया, सनाय हो गया, इंद्रायण जिसे हमें गरमुंडा कहते हैं, आपकी अपराजिता हो गई, शंखपुष्पी हो गया,
चंद्रचूर हो गया, कोच बीज हो गया, ये सभी जो पौधे हैं वो उस पे आप 30% तक अनुदान ले सकते हैं। 50% तक अनुदान लेने वाले जो राजस्थान जलवायु में जो पौधे होते हैं उनमें थे मुख्यतः आपके जो है कत्था हो गया, अकेसिया कटेचू, आपकी जो कलिहारी हो गई, आपकी मुलेठी हो गई, जीवंती हो गई, सप्तपर्ण हो गया, अकरकरा हो गया, रतनजोत हो गया, चित्रक हो गया। तो ये सभी औषधीय पौधे हमारी राजस्थान की जलवायु में आसानी से उग सकते हैं और इन पौधों को हम उगाने के साथ साथ संग्रहण करके हम अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल साहब, औषधीय पौधा की खेती करने के लिए माँ का किसान भाई ने कौन सा विभाग में जानकारी लेना चाहिए जी? तो सबसे पहले तो किसान भाइयों को मैं कहूँगा कि जो इसके लिए जो एक संस्था बनी है वो है राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, जो आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आती है। आप किसी भी गूगल सर्च पे जाके, मोबाइल में जाके आप देख सकते हैं और वहाँ के अधिकारियों से बात कर सकते हैं। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के जो सभी राज्यों में, जो यूनियन टेरिटरी हैं, सभी राज्यों में एक राज्य औषधीय पादप बोर्ड भी होता है। जैसे राजस्थान में हमारे जो प्रताप नगर है जयपुर में, वहाँ पर राज्य औषधीय पादप बोर्ड है और वहाँ के जो कार्यकारी अधिकारी हैं श्री मनोहर पारिक जी, वो उसके कार्यकारी अधिकारी हैं। उनसे आप बात कर सकते हैं और राज्य से संबंधित औषधीय पादपों के जो प्रपोजल हैं, जो आप प्रपोजल सबमिट करोगे, वहाँ उनको राज्य औषधीय पादप बोर्ड में जमा कर सकते हैं। इसके साथ साथ में उनके बीच के जो रीजनल कम फैसिलिटेशन सेंटर हैं, औषधीय सह सुविधा केंद्र हैं, वो भी पूरे भारत भर में 7 औषधीय सह सुविधा केंद्र हैं, वहाँ पर भी आप जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा जो औषधीय पादपों से संबंधित वन विभाग में, कृषि विभाग में, और इनसे भी आप औषधीय पादपों से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल साहब, किसान भाइयों आपा जानकारी ले रहा था औषधीय पादपों की खेती में भारत सरकार को काय योगदान है और जानकारी दे रहा था डॉक्टर नरेश कुमार कुमावत साहब, जो है चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद भारत सरकार और पूर्व अनुसंधान अधिकारी राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड नई दिल्ली। थे माँ का प्रोग्राम में आया और माँ का किसान भाई के लिए इतनी बढ़िया बढ़िया जानकारी दी है, एक लिए था को बहुत बहुत धन्यवाद।